इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से हम अपने पे बैक पीरियड का कैलकुलेशन करते हैं और उसमें डिफरेंट कंडीशन क्या होते हैं अपने जो एनुअल केस इनफ्लोज होते हैं उनके। तो इन सभी बातों के बाद अब मैं समझता हूँ कि लगभग हमारा ये जो फर्स्ट मेथड है पे बैक पीरियड, जिसमें मैंने पोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी का भी आपको नॉलेज कराया और उसके इंडेक्स को किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे इनके बारे में भी आपको मैंने बताया। तो अब पे बैक पीरियड के जो मेथड्स हैं ये मैं मानता हूँ कि लगभग ये अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप स्टडी करें और उसमें अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होता है तो देन आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे अपना जो सेकंड मेथड है कैपिटल बस्टिंग का। तो इस पर आज देखेंगे कि जो हमारा सेकंड मेथड है इनको हम किस तरह से यूज़ में लेते हैं, इनका कैलकुलेशन का स्टेप कैसे है, इनके संबंध में रूल्स क्या है। तो प्रपोजल का जब भी हम अप्राइजल करते हैं तो उस समय देखा जाता है कि प्रपोजल में किस तरह के आपके यहाँ पर टेक्निक्स यूज़ हो रहे हैं। तो पे बैक पीरियड में हमने देखा कि यहाँ पर जो हमारे टेक्निक्स थे वो ये थे कि हम उसमें पीवीपी निकालते थे और जिस प्रपोजल का आपका जो पे बैक कम होता था उसको आप सेलेक्ट करते थे और जिनके पे बैक आपको ज़्यादा दिखाई देते थे तो उनको आप रिजेक्ट कर देते थे। तो अब जो सेकंड मेथड है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड, तो इस मेथड में देखेंगे किस तरह से हम अपने प्रपोजल में उनके रिटर्न की कंडीशन को देखेंगे और कैसे उनका सिलेक्शन या रिजेक्शन करेंगे। तो आज है हमारा सेकंड टॉपिक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड। इसको शॉर्ट में कहा जाता है आरओआई मेथड। तो आरओआई मेथड में हम दो प्रकार की कैलकुलेशन करते हैं। नंबर फर्स्ट होता है आरओआई और नंबर सेकंड होता है एआरआर। तो क्वेश्चन में अगर आपको दिया जाए कि आपको दो प्रपोजल दिए गए हैं और कहा जाए कि आप आरओआई मेथड से बताइए कि कौन सी प्रपोजल आपको सेलेक्ट करनी है, तो उसमें आप ओनली आरओआई ही मत निकालिए, उसमें एआरआर भी निकाल दीजिए। क्यों निकालेंगे अभी देखिए, उसको मैं जब कंप्लीट बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हमको दोनों निकाल देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आपके पास कैलकुलेटेड रहती हैं और थोड़ा सा फार्मूला चेंज करके आप इसमें एआरआर को भी निकाल सकते हैं। तो कोई ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा लेबर करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आरओआई के लिए जितना मटेरियल आप प्रिपेयर करेंगे उन्हीं से आप एआरआर भी निकालेंगे, थोड़ा सा उसको फार्मूला चेंज करके। तो जब भी क्वेश्चन में कहा जाए कि आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड से आपको प्रपोजल का सिलेक्शन या रिजेक्शन करना है, तो वहाँ पे प्रपोजल का सिलेक्शन या रिजेक्शन करने के लिए आप यहाँ पर दोनों मेथड को यूज़ करेंगे। तो अब आरओआई मेथड में किस तरह से प्रपोजल का सिलेक्शन या रिजेक्शन किया जाता है, तो इसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर फार्मूला क्या है। तो आरओआई मेथड के लिए हमारा जो फार्मूला है वो है एवरेज एनुअल केस इनफ्लोज माइनस एडी अपॉन इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट into 100। एवरेज एनुअल केस इनफ्लोज माइनस एडी अपॉन इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब हम पीवीपी कैलकुलेट करते हैं तो पीवीपी कैलकुलेट करते समय हमारा जो एसीएफ होता है वो एसीएफ क्या होता है, वो एसीएफ होता है आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन का। किसका होता है, आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन का होता है। तो आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन का होने पर आप पीवीपी कैलकुलेट करते हैं। अगर इनसे डिफरेंट आपको यहाँ पर एसीएफ दिए जाते हैं तो उनका कन्वर्जन आप यहाँ पर करते हैं आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन में। अगर आपके पास एसीएफ रहता है आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन
तो उसमें आप डेप्रिसिएशन को ऐड कर लेते हैं। इस क्लियर? बट यहाँ जब आप ROI एंड ARR निकालते हैं तो यहाँ पर इनका जो सेंस होता है एवरेज एनुअल केस इनफ्लोज का, वो होता है आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। ACF आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन। अर्थात यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आपको दिया गया हो एनुअल केस इनफ्लोज आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, तो आप फिर अपना AD का कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ठीक है? AD कब कैलकुलेट करेंगे? जब आपके पास क्वेश्चन में आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन दिया हो या बिफोर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन दिया हो तब, है ना? तो आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन के फॉर्म में जब आपके पास एवरेज एनुअल केस इनफ्लोज दिए गए होंगे तो उस समय आपको AD की वैल्यू 0 लेनी है। क्या लेनी है? 0 लेनी है। उसमें कोई भी कैलकुलेशन आप AD का नहीं करेंगे। AD का सिंपल कैलकुलेशन होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड से आप AD कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? उनके जो इनिशियल कास्ट होते हैं उसमें से स्क्रैप वैल्यू को माइनस करते हैं अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ईयर कर लिया जाता है ना? तो इस तरह से आप AD को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जब ROI निकालेंगे तो ROI निकालते समय एवरेज एनुअल केस इनफ्लोज, मतलब एनुअल केस इनफ्लोज का एवरेज वैल्यू निकालते समय आपको यह देखना है कि किस फॉर्म में दिया गया है। क्या ये आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन के फॉर्म में दिया गया है या आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन के फॉर्म में दिया गया है? अगर आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन के फॉर्म में दिया गया होगा तब आप AD को कैलकुलेट करेंगे। अदरवाइज आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन के फॉर्म में ACF दिए होने पर AD की वैल्यू 0 हो जाएगी। यही समझना है आपको। पेबैक पीरियड में आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन यूज किया जाता है और यहाँ जो ACF का एवरेज वैल्यू आप निकालते हैं वो किसका होता है? आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन का। तो अगर AD होगा मींस आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन का होगा तो AD को कैलकुलेट करेंगे और एवरेज एनुअल केस इनफ्लोज निकालने के बाद AD की वैल्यू को माइनस कर देंगे। 5 साल तक अलग अलग चाहे तो आप AD की वैल्यू को माइनस करके उसके बाद उनका एवरेज निकाल सकते हैं, या टोटल एनुअल केस इनफ्लोज जो आपको आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन के फॉर्म में दिया गया है तो उसमें से आप उनका एवरेज वैल्यू निकाल कर एक बार AD को भी माइनस कर सकते हैं। दोनों से बात एक ही आएगी। ठीक है? तो ये हमारा फार्मूला हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। एवरेज एनुअल केस इनफ्लोज, अगर 5 साल के आपके पास एनुअल केस इनफ्लोज हैं तो 5 साल का एनुअल केस इनफ्लोज आप ले लेंगे। 5 साल का एनुअल केस इनफ्लोज का एवरेज निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या ये एवरेज ये जो एनुअल केस इनफ्लोज है आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन है, तो फिर आप AD को 0 लिखेंगे, नीचे इनिशियल कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट करेंगे, इनको 100 करेंगे। इससे आपकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज है ये आपको मिल जाएगा, है ना? ये प्रपोजल A के लिए आपने निकाला, ऐसी सेम आप प्रपोजल B के लिए निकालेंगे। दोनों में कंपेयर करेंगे कि किनके हाई रिटर्न आ रहे हैं। एक का आया 36%, एक का आया 42%। तो जिनके परसेंटेज हाई रहेंगे उनको आपको सेलेक्ट करना होगा, जिनके परसेंटेज बिलो रहेंगे उनको रिजेक्ट करना होगा। ठीक? तो 2 प्रपोजल हैं, 2 प्रपोजल्स A एंड B। तो A का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 36% एंड B का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 42% है। तो आपको सेलेक्ट करना है अपने 42% वाले को, जिनका कि हाई रिटर्न परसेंटेज में आपको मिलेगा, है ना? तो ये ROI का ये फार्मूला हो गया। अब ARR का फार्मूला मैं बता दूं आपको। ARR के लिए जो फार्मूला होता है ये होता है एवरेज एनुअल केस इनफ्लोज माइनस AD अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। देखिए मैंने कहा था ना आपको कि जब आपको ROI मेथड से प्रपोजल का सिलेक्शन या रिजेक्शन करना हो मेथड से, तो ये दोनों ही निकालने चाहिए। अब देखिए दोनों फार्मूले को देखिए, आप कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर ROI के कैलकुलेशन में एवरेज एनुअल केस इनफ्लोज दिया जा रहा है, ARR
बिफोर डेप्रिसिएशन का होगा तब, तो यहाँ पर भी आप एनुअल केस इनफ्लोज से अपने एडी को माइनस करेंगे। जब यहाँ पर एनुअल केस इनफ्लोज आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन दिया गया होगा तब। नीचे आपका चेंज हो जाता है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेते हैं और यहाँ एवरेज इन्वेस्टमेंट लेते हैं। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट का फार्मूला क्या होता है? तो एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए फार्मूला होता है इनिशियल कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2। एवरेज निकालते हैं तो डिवाइडेड बाय 2 कर लिया जाता है। इन दोनों की वैल्यू का एवरेज निकालेंगे और एवरेज निकालने के बाद उसको यहाँ पर आप पुट कर लेंगे और पुट करने पर आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मिल जाएगी और उसको आप एवरेज एनुअल केस इनफ्लोज से डिवाइड करेंगे तो इससे आपको ARR मिल जाएगा। यहाँ पे भी सेम है, जिनके ARR के परसेंटेज आपके हाई होंगे उनका ही सिलेक्शन करना है, उनको ही सेलेक्ट करना है और जिनके परसेंटेज ARR के कम आएंगे उनको रिजेक्ट कर देना है। ठीक है, तो चलिए अब ये फार्मूला मैं समझता हूँ कि इसमें और कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ओनली आपको अलर्ट रहना है। मैं फिर से बता देता हूँ कि जो एवरेज एनुअल केस इनफ्लोज है यही आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। देखना होगा कि अगर आप ROI मेथड से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर एनुअल जो आपके केस इनफ्लोज होंगे उनका एवरेज वैल्यू निकालते समय आपको देखना है कि क्वेश्चन में किस तरह के आपको एनुअल केस इनफ्लोज दिए गए हैं। आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन के फॉर्म में है, बिफोर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन के फॉर्म में है, कि आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन के फॉर्म में है, किस फॉर्म में दिए गए हैं। सपोज आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन के फॉर्म में दिए गए होंगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट उनका एवरेज वैल्यू निकाल के उसमें एडी को माइनस करने की जरूरत नहीं होगी, एडी को 0 कर देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। बट जब आपके पास एनुअल केस इनफ्लोज आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन के फॉर्म में होगा तो आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन के फॉर्म में होने पर आप उनका एवरेज तो निकालेंगे बट आपको पैरेलली एडी का भी कैलकुलेशन करना होगा और एडी को कैलकुलेट करने के बाद उसको माइनस करना होगा अपने एवरेज वैल्यू से। उसके बाद इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करेंगे तो उससे आपको इंटू मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो उससे परसेंटेज में आपको ROI मिल जाएगा। ARR के लिए भी बिल्कुल ऊपर का मेथड सेम टू सेम है। नीचे का जो मेथड है जिसमें आप एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं इनिशियल कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2 किया जाता है और कभी कभी क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दिए जाते हैं तो वर्किंग कैपिटल को आप यहाँ पर ऐड कर लेते हैं प्लस WC किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब रहेगा तो उसमें देखिएगा वर्किंग कैपिटल कभी कभी अमाउंट दे दिए जाते हैं क्वेश्चन में, तो वर्किंग कैपिटल होने पर उसको जब एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालते हैं तो इनिशियल कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2 किया जाता है और उनकी जो वैल्यू आती है उसमें वर्किंग कैपिटल को ऐड कर दिया जाता है ना। तो अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस तरह से ARR और ROI का कैलकुलेशन हम करते हैं और उसमें प्रपोजल का सिलेक्शन या रिजेक्शन किया जाता है। ये है क्वेश्चन हमारे पास टोरेक्स लिमिटेड का जिसमें कास्ट दिए गए हैं प्रोजेक्ट ए के लिए 10,000, प्रोजेक्ट बी के लिए भी 10,000 है। इकोनॉमिक लाइफ इन ईयर दिए गए हैं 4 और 6 और अर्निंग दिए गए हैं बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स। तो बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स दिए होने पर इसका मतलब यह है कि इसमें एडी का कैलकुलेशन किया जाएगा। तो ईयर फर्स्ट के लिए है 5,000, ईयर सेकंड के लिए 4,000, ईयर 3 के लिए है 3,000 एंड ईयर 4 के लिए है 1,000 फॉर प्रपोजल ए एंड प्रपोजल बी के लिए प्रोजेक्ट बी के लिए दिए गए हैं फर्स्ट ईयर में 1,000, सेकंड ईयर में 2,000, थर्ड ईयर में 3,000, फोर्थ ईयर में 4,000, फिफ्थ ईयर में 5,000 एंड सिक्स्थ ईयर में 6,000। ये बोल रहा है कि विच प्रोजेक्ट शुड बी प्रीफर्ड यूज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड अनएडजस्टेड। तो पहले हम इसमें ROI निकालेंगे। तो ROI निकालने के लिए
इसमें फार्मूला क्या हुआ, एवरेज एनुअल केस इनफ्लोज माइनस एडी अपॉन इनिशियल कास्ट इंटू 100। अब जो एनुअल केस इनफ्लोज दिए गए हैं, वो एनुअल केस इनफ्लोज में हमने देखा कि इसमें बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स दिया गया है। इसका मतलब क्या है, इसमें आपको एडी का कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले आप एडी को कैलकुलेट कर लीजिए। तो एडी के कैलकुलेशन के लिए इनिशियल कॉस्ट है इसका 10,000 रुपये माइनस स्क्रैप वैल्यू दिया गया है इसमें 0, एस्टिमेटेड लाइफ दिया गया है इसमें 4 ईयर, 2,500 रुपीज पर एनम इसका एडी हो जाएगा फॉर प्रपोजल ए। और प्रपोजल बी के लिए इसी तरह से हम फिर से निकालेंगे। तो प्रपोजल बी में जब पहुंचेंगे तो कैलकुलेट करेंगे। अब जो अर्निंग दिए गए हैं बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, तो इनका एवरेज निकालेंगे। ये दिए गए हैं 5,000, 4,000, 3,000 एंड 1,000। ये टोटल हो गया 13,000। तो 13,000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 13,000 डिवाइडेड बाय 4 करने से इसका एवरेज आ जाएगा 3250 रुपीज। तो यहाँ एवरेज एनुअल केस इनफ्लोज हो जाएगा 3250 माइनस एडी हमने निकाला है 2500 का अपॉन इनिशियल कॉस्ट है इसका 10,000 इंटू 100। तो इसका परसेंटेज में आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 to 3,250 माइनस 2,500 तो हो जाएगा 750 और 750 इंटू 100 करने से 7,500। तो इसका जो परसेंटेज हो जाएगा 7.5%। अब सेम निकालेंगे फॉर प्रपोजल बी। प्रोजेक्ट बी के लिए फार्मूला सेम होगा, एवरेज एनुअल केस इनफ्लोज माइनस एडी अपॉन इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसमें एवरेज एनुअल केस इनफ्लोज इसमें दिए गए हैं 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 एंड 6,000। टोटल करेंगे 6, 5, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 5 20 और ये हो गया 21,000 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, है ना। तो इसका जो वैल्यू है आ जाएगा 3,500 रुपीज। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रपोजल बी में 3,500 एंड इसका जो एडी पार्ट बी निकालेंगे। तो इनिशियल कॉस्ट इसका 10,000 है, स्क्रैप वैल्यू 0 है, एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर है वो 6 ईयर है। तो 10,000 माइनस 0 अपॉन 6 करेंगे तो इससे इसका जो एडी है वो मिल जाएगा 1667 पर एनम, 1667 पर एनम डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100 इज इक्वल टू आ जाएगा 18.33%। सॉल्व करने पर 3,500 से इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद 10,000 से डिवाइड करेंगे इंटू 100 करेंगे तो 18.33% आएगा। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो ROI में 7.5% आया फॉर प्रोजेक्ट ए एंड 18.33% आया ROI फॉर प्रोजेक्ट बी। अब जाहिर है दोनों में जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो हमको दिखाई देता है कि 18.33% इज मोर देन प्रोजेक्ट ए। तो यहाँ पर ये जो 18.33 है तो हम यहाँ पर प्रपोजल या प्रोजेक्ट बी शुड बी सेलेक्टेड, ठीक है। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और प्रोजेक्ट ए को रिजेक्ट कर देंगे। अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे
अपना ARR सेकंड, ये सेकंड निकालेंगे, ARR एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो यहां पर भी लिखेंगे ARR फॉर प्रोजेक्ट ए। ये जो फार्मूला है फार्मूले में चेंज हो जाएगा, यहां हम लिखेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब इनको भी चेंज कर लेंगे, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो एवरेज एनुअल केस इनफ्लोज चाहे ARR निकालिए ROI निकालिए, दोनों में सेम रहता है उसको कैलकुलेट करने का टेक्निक। AD भी हम सेम निकालेंगे दोनों में। अब नीचे का एवरेज इन्वेस्टमेंट है, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए हमारा फार्मूला होता है इनिशियल कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2। तो इनिशियल कॉस्ट दिए गए इसमें 10,000 रुपये और जो स्क्रैप वैल्यू है वो 0 है, ये है 10,000 प्लस स्क्रैप वैल्यू 0 अपॉन 2 फॉर प्रपोजल या प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट ए। प्रोजेक्ट बी में भी हमारा जो इनिशियल कास्ट है वो 10,000 का ही है और इसमें स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया गया है, तो स्क्रैप वैल्यू नहीं दिए होने पर इसका भी जो एवरेज वैल्यू आएगा वो भी सेम ही आ जाएगा 10,000 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका हो जाएगा 5,000 एंड फॉर प्रोजेक्ट बी इसका भी हो जाएगा 5,000। अब यहाँ आप 3,250 कैसे निकाले? जो एनुअल केस इनफ्लोज दिए गए थे उसको आपने बेस बनाया 4,000, 3,000, 2,000 प्लस 1,000 डिवाइडेड बाय आपने 4 किया तो 3250 मिला था। माइनस 2,500 रुपीज आपने इसका एडी कैलकुलेट किया और उसके बाद अब एवरेज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको यहाँ पर लिखनी है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5,000। सेम फॉर प्रोजेक्ट बी, इसमें भी आपका सेम वैल्यू हो जाएगा 5,000। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको इसकी जो ARR मिलेगी फॉर प्रोजेक्ट ए, ये हो जाएगा 15% एंड फॉर बी 36.67%। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इसमें भी ARR में भी आपका जो प्रोजेक्ट बी है इसमें हाई रिटर्न है 36.67% है कंपैरिजन टू प्रोजेक्ट ए। तो आप जो प्रोजेक्ट ए है उसको आप रिजेक्ट कर देंगे और जो प्रोजेक्ट बी है इनका सिलेक्शन करेंगे, ठीक। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि ROI एंड ARR मेथड में आप अपना जो स्टेप है इसको लेते हैं। स्टार्टिंग होती है आपकी एवरेज एनुअल केस इनफ्लोज से। एनुअल केस इनफ्लोज निकालने एनुअल केस इनफ्लोज का एवरेज निकालने के पहले आप देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको जो एनुअल केस इनफ्लोज दिए गए हैं इस फॉर्म में दिए गए हैं। आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन का होगा तो इसमें एडी को कैलकुलेट किया जाएगा जैसे कि इस क्वेश्चन में था। और अगर आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन के फॉर्म में होगा तो डायरेक्ट उनका एवरेज निकालेंगे और एडी की वैल्यू को 0 कर देंगे और बाकी चीज़ें आपकी बिल्कुल ईजी हैं। तो ये सेकंड मेथड है, ये भी पूछा जाता है ARR एंड ROI मेथड। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें भी हम एक आध ARR और ROI मेथड का एक आध क्वेश्चन और कर लेंगे, उसके बाद ये सेकंड मेथड आपका कंप्लीट होगा। तो आप अपना प्रैक्टिस बढ़ाते रहें। PPP के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको अगर आप लोगों ने कर लिया होगा तो अब आप ROI और ARR मेथड में पहुँच जाएँ या स्टार्ट नहीं किए हैं तो अभी भी कोई देरी नहीं हुई है, तो आप अपनी प्रैक्टिस को आगे कर लीजिए। चलिए ठीक है।